गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अब ट्वेल्थ अकाउंट्स शुरू कर रहे हैं। ट्वेल्थ के अकाउंट्स का हम लोग चैप्टर ले रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है ये समझ के लेते हैं। तो पहली बात ये समझ लो कि भाई बिना क्रेडिट के बिजनेस ट्रांजैक्शंस होना पॉसिबल ही नहीं है। आज के ज़माने में सिर्फ कैश पे चलने वाले बिजनेसेस बहुत कम है या तो ना के बराबर है। सारे बिजनेसेस को उधार देना ही है। तो जब ये बिजनेस उधार देते हैं तो दे कैरी द रिस्क ऑफ क्रेडिट, बैड डेट्स का रिस्क ये कैरी करते हैं। और कोई भी बंदा जब पहली बार उधार मांगने आता है, शुरुआत में उधार मांगने आता है, तो उस पर भरोसा कैसे करे। सी बैड डेट का भी रिस्क है, भरोसा भी कैसे करना है, प्लस उधार देना है। अगर उधार नहीं देंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये डर से निकलने के लिए, ये रिस्क को कम करने के लिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट लाया गया, जो लीगल डॉक्यूमेंट काम करता है ये प्रूव करने का कि भाई डेटर को पे करना है क्रेडिटर को। लेट अस टेक अ एग्जांपल, आई विल मेक इट क्लियर विद अ एग्जांपल। समझो भाई ए है, ए सेलर है, ए ने गुड्स बेचे क्रेडिट पे ऑब्वियसली बी को, ओके, उधार पे गुड्स बेचे। अब ए को ये डर रहेगा, सी ये ए बन गया क्रेडिटर और बी भैया है डेटर। अब ए को ये हमेशा डर रहेगा, यार मेरे पैसे डूब गए तो क्या, पैसे वापस नहीं मिले तो क्या, राइट। तो या तो समझो अगर बी पहली बार मिलने आया है, शुरुआती बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो बी पे भरोसा कैसे करूँ, उधार कैसे दूँ। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लाया गया। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब हम आगे देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये बनता कैसे, पहले ये समझ लेते। ए क्या करता है, ए एक ड्राफ्ट ड्रॉ करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। ए ड्राफ्ट ड्रॉ करता है बी पे, उसमें क्या लिखा होता है, तो इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर। ए एक अनकंडीशनल ऑर्डर लिख रहा है बी पे, और बी को ऑर्डर कर रहा है कि भाई इतने इतने दिन बाद या इतने इतने महीने बाद तू मेरे पैसा देगा क्योंकि मैंने तेरे को माल बेचा है। तो A makes an unconditional order to B stating that B would repay the money after a specified period of time for the value received. B now A जब ये बिल ड्रॉ करता है तो A बन जाता है ड्रॉवर, B बन जाता है ड्रॉई। एक क्रेडिटर भी है और ड्रॉवर भी है। जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होता है, मैंने क्या बोला, हम उसको बोलेंगे ड्राफ्ट। अब बी ये पढ़ेगा पूरा, वो जो ड्राफ्ट भेजा है स्टैम्प पेपर पे भेजना पड़ेगा, बी वो पढ़ेगा। अगर बी अग्री कर रहा है कि हाँ भाई मैं 3 महीने से पैसे दूंगा, 6 महीने से पैसे दूंगा, तो बी उसको एक्सेप्ट करेगा। सर एक्सेप्ट क्यों करना जरूरी है, समझो। प्रूफ की जरूरत किसको है, प्रूफ की जरूरत ए को है ना। अब ए ने तो ड्राफ्ट ड्रॉ करके बी को दे दिया है, अब ड्राफ्ट है किसके पास, तो भाई बी के पास ड्राफ्ट है। ए के पास क्या प्रूफ है, कुछ भी तो नहीं प्रूफ ना। तो ये ड्राफ्ट वापस ए के पास आना जरूरी है। अब ए के पास वापस कैसे आएगा, तो इसको बी वापस भेजेगा। अब अगर बी ने इसको वापस कर दिया पढ़ के, उस पर साइन नहीं की है, तो भाई ए जब इसको कोर्ट में लेके जाएगा कि बी मुझे पैसे देने वाला है, बी बोलेगा मैंने कब बोला था, कहीं पे लिखा है वो कागज पे कि मैं बोल रहा हूं मैं पैसे दूंगा, कहीं पे नहीं लिखा। तो इसीलिए बी को वो कागज को एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज ए बी पे ड्रॉ करेगा, बी उसे एक्सेप्ट करेगा, ओके। और जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा इसको बोला जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बी इसे एक्सेप्ट करके ए को वापस करेगा। अंडरस्टैंड दिस, बी इसे एक्सेप्ट करके ए को वापस करेगा। जब एक्सेप्ट होगा तब ये बनेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा इसको क्या बोला जाता है, सिर्फ ड्राफ्ट, सिर्फ एक ड्राफ्ट पीस ऑफ पेपर, इसकी वैल्यू 0 है। जब तक बी इसको एक्सेप्ट नहीं करता इसकी वैल्यू क्या है, 0। क्लियर। तो बी इसे एक्सेप्ट करके ए को वापस देगा। अब ए इसके साथ क्या करेगा, तो ए ये बिल ऑफ एक्सचेंज संभाल के रखेगा, और जब ये उधार का पीरियड, क्रेडिट का पीरियड खत्म हो जाएगा, जो भी इनमें डिसाइड हुआ रहेगा, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जो भी डिसाइड हुआ रहेगा, वो पीरियड खत्म होने के बाद ए जाएगा बी को याद करेगा, भाई पैसे लेने तेरे से याद है ना,
तो बी बोलेगा अरे कौन से पैसे लगेज, ए बोलेगा देख यार ये तूने बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे को दिया था, फिर बी बोलेगा हाँ 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 मेरे को याद है देने हैं, तो बी क्या बोलेगा एक काम करो ये बिल वापस लो और मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो ए बी को बिल वापस कर देगा और बी ए को पेमेंट कर देता। इस तरीके से ये पूरा ट्रांजैक्शन चलता है और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है इसको बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, दिस इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। लोकल लैंग्वेज में बहुत लोगों को लगता है सर ये बहुत नया कंसेप्ट है, नहीं बहुत पुराना कंसेप्ट है। इसको लोकल लैंग्वेज में ना हुंडी बोला जाता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज अ हुंडी, HUNDI। ओके, हुंडी। लोकल लैंग्वेज में अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज अ हुंडी, HUNDI। ओके, हुंडा नहीं, हुंडी। ओके, तो ये बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है। इससे ना क्या हो गया, ट्रेड हैज बिकम वेरी इजी। नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय बैंक टू गिव लोन्स। तो ए यानी ड्रॉवर ये डॉक्यूमेंट को बैंक के पास गिरवी रख के कर्जा भी ले सकता है, इतनी ये डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी है। ऐसे ही ये डॉक्यूमेंट नहीं बना। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक और प्रकार है जिसको हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। अब ये भी कैसे बनता है हम पैरेलली देख के लेते हैं। सिमिलर ट्रांजैक्शन है, सबका ध्यान सामने रखो प्लीज। ए ने बी को गुड्स बेचे उधार से। ए बन गया क्रेडिटर और बी बन गया डेटर। नाउ ए को पैसे लेने बी से, ए को डर है भाई पैसे डूब सकते, बी पैसा देगा नहीं देगा, क्या फ्यूचर है ये पैसे का सवाल है। तो ऐसी केस में बी बहुत सज्जन है, बी खुद होके प्रॉमिस लिख के देता है। बी खुद होके प्रॉमिस लिख के देता है कि भाई ए मैं तेरे को 3 महीने 6 महीने 60 दिन 90 दिन जो भी पीरियड है उसके बाद मैं खुद होके तेरे को पैसा दे दूंगा। तो बी प्रोमिसेस टू ए, डेटर प्रोमिसेस टू क्रेडिटर। ओके, यहां डेटर क्रेडिटर मांग नहीं रहा है, डेटर खुद होके प्रॉमिस दे रहा है भाई मैं पैसा दे दूंगा तू टेंशन मत ले। तो इसको बोला जाता है प्रॉमिसरी नोट। बी बन जाता है प्रॉमिसर और ए बन जाता है प्रॉमिसी, स्पेलिंग इधर उधर होगा। ओके, और ये जो डॉक्यूमेंट है इसको बोला जाता है प्रॉमिसरी नोट। दिस इज नोन एज अ प्रॉमिसरी नोट। फिर ड्यू डेट पे, ओके इसको प्रॉमिसरी नोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉमिस है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है, क्रेडिटर बी को एक डेटर को ऑर्डर दे रहा है और प्रॉमिसरी नोट में डेटर प्रॉमिस कर रहा है खुद होके मैं पैसा दे दूंगा भाई तू टेंशन मत ले। अब ड्यू डेट पे प्रोसेस रिमेन्स द सेम, ए जाएगा बी के पास और प्रॉमिसरी नोट दे देगा वो बी को और बी पेमेंट कर देगा ए को। सो ये जो था ये था प्रॉमिसरी नोट। सी मैं आपको एक बार इन दोनों का फिर से डिफरेंस बता देता हूँ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लुक एट द डिफरेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर डेटर पे ऑर्डर लिखता है और जबकि प्रॉमिसरी नोट में डेटर खुद होके प्रॉमिस कर दे रहा मैं पैसे दे दूंगा ना टेंशन मत ले। ओके, फर्क समझ के लो। क्लियर? अब हमने ना कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजों की बात की थी। हमने बोला था भाई ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो पहले समझते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फिर समझेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, फिर समझेंगे प्रॉमिसरी नोट का ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। तो अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब पहला विषय आ जाता सर इंस्ट्रूमेंट बोला तो क्या ये कोई टूल है क्या, राइट? नट बोल्ट पाना स्क्रू ड्राइवर ऐसा कुछ है कि नहीं? तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट बोला तो डॉक्यूमेंट। तो व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इट इज एनी लीगल डॉक्यूमेंट, सी लीगल है, दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटल डेट्स। डेट्स को सेटल करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से सी कैश इसमें नहीं आती, पहली चीज ये बता था, कैश इसमें नहीं आएगी। तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या क्या लेंगे? तो देखो आप चेक्स देते हो, डीडीज देते हो, राइट? ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आ गए। बिल ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है।
प्रॉमिसरी नोट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो डेट्स को सेटल करने के लिए कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है, ओके, कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है, इसको बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनको गवर्न करने के लिए जो एक्ट बनी थी वो थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार देख लेंगे फिर से ईयर, तो ये तब से बनी हुई एक्ट है। उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आता है और प्रॉमिसरी नोट आता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है? इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, सबका ध्यान सामने। व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ अनकंडीशनल ऑर्डर। ओके, अनकंडीशनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये ऑर्डर जो है ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं डाली जाती, अनकंडीशनल है ऑर्डर। क्रेडिटर बोल रहा है डेटर को अनकंडीशनली, भाई मेरे को तू पे करेगा। तो एन अनकंडीशनल ऑर्डर ड्रॉन बाय द मेकर। ओके, यहाँ मेकर कौन रहेगा? तो यहाँ मेकर रहेगा क्रेडिटर। तो जो बनाने वाला है वो है क्रेडिटर, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवर भी बोलते हैं। तो हु इज द मेकर? ही इज द क्रेडिटर, इसको ड्रॉवर भी बोलते हैं। तो ड्रॉन बाय द मेकर। अब ये क्या करता है? इट इज डायरेक्टिंग, बता रहा है किसको? अ सर्टन पर्सन। अब सर्टन मतलब कोई भी क्या? तो नहीं, सर्टन मतलब, सर्टन का मतलब यहाँ पे हुआ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बताया गया, एक ही पर्सन। हम ऐसा नहीं बोल सकते भाई कोई भी आओ और मेरे को पैसा दे दो, नहीं, आप एक स्पेसिफिक पर्सन को बोल रहे भाई तू मुझे पैसा देगा। इट इज नॉट टू जनरल पब्लिक एट लार्ज, इट इज टू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो सर्टन पर्सन इज अ पर्टिकुलर पर्सन, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे। अब क्या पे करना है? अ सर्टन सम ऑफ मनी। इसके बाद का वर्ड इंपॉर्टेंट है ओनली। सर्टन, सर्टन वापस यहाँ पे सर्टन म्हणजे कोई भी क्या नहीं, सर्टन मतलब फिक्स्ड, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। ओके, ध्यान में लो, सर्टन मतलब यहाँ पे मतलब है स्पेसिफिक। तो फिक्स्ड अमाउंट है कि भाई 10,000 लेने, आप ऐसा नहीं बोल सकते या तो तू 10,000 दे या तो 15,000 दे, ऐसा नहीं चलेगा। 10 है तो 10 ही बोलो, एक ही अमाउंट होनी चाहिए। सर्टन सम ऑफ, फिर मनी ओनली, नथिंग एल्स इज अलाउड। प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ पैसे का बनता है। ओके, नहीं तो किसी ने आज सुबह सुबह मुझसे बिल ऑफ एक्सचेंज का सुन लिया, बाजू वाली आंटी से कटोरी भर शक्कर मांगने चले गए, शक्कर खत्म हो गई थी लॉकडाउन की वजह से, लगे जाके उनको बिल ऑफ एक्सचेंज उन्होंने आप पे ड्रॉ कर दिया, आपने साइन करके दे दिया कि भाई आप 8 दिन बाद मेरे को 1 कटोरी शक्कर वापस करेंगे। क्या सेंस बनेगा? नहीं, ये सिर्फ पैसे का होगा, चीजों का नहीं होता बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इज इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। सो टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। अब किसको? टू और टू द ऑर्डर ऑफ द मेकर। तो जो बिल बना रहा है यानी जो ड्रॉअर है उसको, टू मतलब उसे, या तो टू द ऑर्डर ऑफ, वो बोलेगा उसे। मतलब क्या है ये भी समझा देता, चलो यहां ध्यान दो। टू और टू द ऑर्डर ऑफ मेकर। ए ने बी को गुड्स उधार से बेचे, ए बन गया क्रेडिटर, बी बन गया डेटर। क्या ए बी को ऐसा बोल सकता है, ध्यान से सुनो, कि भाई एक काम कर, ये जो पैसा है ना तू सी को दे दे मेरे बिहाफ पे। ओके, कैन ए टेल बी कि भाई तू ये जो पैसा है ना मुझे तेरे से लेना है ना, तू ये सी को दे दे, क्योंकि मुझे सी को देना था तो तू सी को दे दे। ऐसा होता है यार, हम लोग भी तो करते हैं। मेरे को लेना है किसी, मैं बोलूंगा तू इसको दे दे। अगर बी अग्री करता है तो देन बी विल मेक द पेमेंट टू सी। ओके, तो अब अगर ऐसा ध्यान से देखा तो यहाँ कितनी पार्टीज हो गई? देखो ए बी और सी, 3 पार्टीज हो गई। हमने तो डेफिनेशन में 2 ही देखी थी। तो ये ए इज ड्रॉवर जो बना रहा है बिल, बी इज ड्रॉवी, एंड सी जिसको पेमेंट मिलने वाला है वो बन गया पेई। सी को पैसा मिला तो उसको बोलते हैं पेई। पेई मतलब जिसको पैसा मिला। ओके, कमिंग बैक टू द डेफिनेशन। टू और टू द ऑर्डर ऑफ द मेकर। टू मतलब ए को, और टू द ऑर्डर ऑफ मतलब ए जिसको बोलेगा उसे, और टू द होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर मतलब ड्यू डेट पे जिसके पास होगा उसको। ओके, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बोलते हैं इसको, होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो उसको।
सो व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? इट इज अ अनकंडीशनल ऑर्डर। होप ये डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी। चलो हम जाके वापिस से नोट्स में चलते हैं, नोट्स में देखते क्या बोला है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, बराबर, मैं वही बोला था। तो क्या क्या बोला उसमें देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक भी आता है। जनरली ड्रॉन बाय क्रेडिटर ऑन हिज डेटर एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द डेटर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ओके, तो अब ये डेफिनेशन देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। चलो ये मैं डेफिनेशन में लिखना भूल गया कि इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये रह गया, इट इज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल नहीं हो सकता ना। बिल ऑफ एक्सचेंज हैज टू बी रिटन, इट शुड बी इन इंक, ऐसा बोलते हैं। इन इंक मतलब भाई जिसको मिटा ना सको ऐसा। तो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम, फिक्स्ड सम, सर्टन इज पर्टिक्युलर, सर्टन यहाँ पे दोनों है, सम म्हणजे फिक्स सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिसके पास ये बिल रहेगा उसको पे करना पड़ेगा। ओके, तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स बोले। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ओरल नहीं चलेगा, ये तो हमने देख लिया। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये ईयर्स याद रखो। हाँ, सेक्शन 5 इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए याद रखनी चाहिए। ओके, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट का ईयर क्या है? 1899। ये भी 1881, 150 साल पुराने एक्ट है, क्या अप्लाई करेंगे? इट मस्ट बी डेटेड, तारीख लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कब बना है, बराबर ना, तो उसकी वैलिडिटी नहीं समझ में आएगी। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, ऑर्डर होगा और क्या, पैसे के लिए ही होगा। आप चीजें नहीं मांग सकते, बिल ऑफ एक्सचेंज में आप चीजें नहीं मांग सकते, आपको क्या मांगना है? सिर्फ और सिर्फ पैसा, मनी ओनली, नथिंग एल्स, एंड दैट मनी शुड आल्सो बी फिक्स्ड सम ऑफ मनी। ओके, सर्टन देखो वर्ड दिया है, सर्टन, फिक्स सम ऑफ मनी। ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, आप ऐसा कोई कंडीशन नहीं डाल सकते, भाई मैं जब मुंबई आऊंगा ना तब मेरे को दे देना, नहीं भाई, तू कंडीशन नहीं डाल सकता, तू पीरियड बोल दे तब तेरे को मिलेगा। यू कैन नॉट पुट इन एनी कंडीशन। अमाउंट मस्ट बी पेएबल ईदर टू अ सर्टन पर्सन, जिसको बोला गया है, और हिज ऑर्डर, वो जिसको बोलेगा। तो भाई अगर मैं क्रेडिटर हूं, मैं आप पे बिल ड्रॉ कर रहा हूं, तो मुझे, आई एम अ सर्टन पर्सन, या मैं जिसको बोलूं उसे, और टू द बेरर, जिसके पास बिल होगा ड्यू डेट पे उसे। सर बेरर मतलब क्या? तो इसका मतलब ये बिल पास ऑन हो सकता है, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो मैं किसी और को पास ऑन करूं, वो किसी और को, मैं मेरे क्रेडिटर को दूंगा, वो उसके क्रेडिटर को देगा, ऐसा हो सकता है। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, बहुत जरूरी है। अगर मैं साइन नहीं करूं, सर मेकर को क्यों साइन करना है? ये समझ में आता है कि डेटर को साइन करना है, क्योंकि डेटर बोल रहा है मैं पैसा देने वाला हूं। फिर बनाने वाला क्यों साइन कर रहा है? तो ये डेटर को कैसे मालूम पड़ेगा कि क्रेडिटर ने बनाया है? ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी? तो जब तक क्रेडिटर साइन नहीं करेगा, डेटर के पास जाके सेंस नहीं है, और जब तक डेटर साइन नहीं करेगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता, इट रिमेन्स अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का वैल्यू कितना है? 0। ओके, प्रॉमिसरी नोट में वो हेडेक नहीं। प्रॉमिसरी नोट में डेटर खुद ही बोल रहा है मैं पैसा दे दूंगा, और खुद बना के दे रहा है, तो उस पर फिर क्रेडिटर की साइन होने की गरज नहीं है। प्रॉमिसरी नोट का भी डेफिनेशन अभी चल लगे हाथ देख लेते हैं। सेक्शन 5 था बीओई का, सेक्शन 5, और प्रॉमिसरी नोट का है सेक्शन 4, याद रखो। क्या बोला है? तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, वापस इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इसका ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। सर ऐसा क्यों ये दिया है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट? तो आपको मैं ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको बताऊं, आपके जेब में अगर करेंसी नोट होगी तो कृपया उसको आप निकाले, और वो करेंसी नोट को निकाल के ना आप थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश करें। जैसे अभी ये नोट मैंने आपके सामने निकाली है, तो ये नोट पे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ूं? आप भी अपने कोई भी नोट निकालो, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, क्योंकि वो आरबीआई नहीं छापता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है।
एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, आप कोई भी नोट निकालो, नोट पे लिखा है, देखो अभी ये 200 का नोट है, यहाँ क्या लिखा है, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 200 रुपीज। ये प्रॉमिस है, दिस इज अ प्रॉमिस। ऐसा ही होता है प्रॉमिसरी नोट, ओके, मतलब ऐसा छपता नहीं है बट यही लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे। तो अगर आई प्रॉमिस टू पे वाला वर्डिंग प्रॉमिसरी नोट हो गया तो ये करेंसी नोट भी प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा। तो सर फर्क क्या पड़ता है, करेंसी नोट भी प्रॉमिसरी नोट बन गई तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा, देखो अगर मुझे आपसे 200 रुपए लेने हैं, ड्यू डेट आपने मेरे को प्रॉमिसरी नोट दी है, ड्यू डेट पे मैं आपको प्रॉमिसरी नोट वापस करूंगा, आप मेरे को ये 200 की नोट देंगे, तब ये क्या है, ये भी आपके हिसाब से प्रॉमिसरी नोट है अगर वैसा सोचा तो मैं आपको प्रॉमिसरी नोट दे रहा हूँ, आप मुझे प्रॉमिसरी नोट दे रहे, ट्रांजैक्शन सेटल कैसे होगा, प्रॉमिसरी नोट के बदले में प्रॉमिसरी नोट थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए इसको एक्सक्लूड किया गया, करेंसी हैज बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। ये भी प्रॉमिस ही है, ओके। अगर ये प्रॉमिस नहीं लिखी होती तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता, इसकी वैल्यू होती थी 0। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉमिस। सो प्रॉमिसरी नोट क्या है, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। तो करेंसी नोट को या बैंक नोट को निकाल दिया गया उसमें से। अब इसमें क्या है, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब होता है प्रॉमिस। अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, प्रॉमिस। प्रॉमिस भी कैसा है, अनकंडीशनल। भाई आप कोई कंडीशन नहीं डाल सकते, ये याद रखो फिर से एक बार, अनकंडीशनल है। अब साइंड बाय द मेकर, यहां पे मेकर कौन है, सी बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर इज द क्रेडिटर, whereas in promissory note the maker is the debtor। ये डिफरेंस समझ के लो। सी अगर मैं आपको गुड्स उधार से बेच रहा हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज मैं ड्रॉ करता हूँ, ऑर्डर है वो, और आप एक्सेप्ट करके वापस देते हो। और अगर प्रॉमिसरी नोट है तो आप खुद बना के दे रहे हो, भाई मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ पैसे देने का, यानी डेटर प्रॉमिस कर रहा है क्रेडिटर को टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली। सर्टन मतलब वापस फिक्स्ड, और सिर्फ पैसे के अलावा किसी और चीज का प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकता। सो टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और द बेरर, ओके। तो ये इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कितनी पार्टीज देखी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की, ये देखो तो जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर, जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई, ओके। और ड्यू डेट पे जिसको पैसा मिलने वाला है वो है पेई। पेई कौन होगा, तो पेई ये ड्रॉवर का क्रेडिटर होगा, समझ के लो। पेई वुड बी क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर, क्योंकि तभी तो ड्रॉवर उसे बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स करेगा, इसको बोलते हैं एंडोर्स करना, देगा, नहीं तो क्यों देगा ना। तो पेई वुड बी द क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉवर, या तो फिर ये आगे पास ऑन होते जाएगा। तो चलो देखते कितनी पार्टीज बोली गई है, 3, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज फिल इन द ब्लैंक्स में आता है जनरली, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज, 3। अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या कि ड्रॉवर हिमसेल्फ इज पेई, एक खुद ही पेई बन जाए। हाँ, अगर किसी और को पेई नहीं बनाया तो एक खुद ही पेई बन जाएगा, तो ऐसी केस में सिर्फ 2 ही पार्टीज बचेगी। चलो मूव ऑन। सो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल एंड साइंस ऑन इट। ऑब्वियसली ये क्रेडिटर है, ये खुद क्रेडिटर है, ये दूसरे पे बिल ड्रॉ करता है, ओके। इसके लिए ड्रॉवर के लिए इसको बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। सर ऐसा क्यों, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं ना, हाँ भाई बिल ऑफ एक्सचेंज है, अग्रीड बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन जिसको मिलने वाला है पैसा उसको बिल्स रिसीवेबल, और जिसको पैसा देना पड़ेगा वो बोलेगा इसको बिल्स पेबल। समझ के लो ना, है एक ही चीज लेकिन दोनों के एंगल से दो नाम आएंगे। ड्रॉवर के एंगल से बिल्स रिसीवेबल क्योंकि ड्यू डेट पे ड्रॉवर को इसका पैसा मिलेगा, और ड्रॉई के एंगल से बिल्स पेबल क्योंकि ड्यू डेट पे ड्रॉई को इसका पैसा देना पड़ेगा। नाउ ड्रॉई क्या बोलेगा, तो हु इज द ड्रॉई ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसपे ये बिल ड्रॉ किया गया है इसको एक्सेप्ट करना है बिल को। जब तक ये बिल को एक्सेप्ट नहीं करता वो बिल रहता है सिर्फ अ ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट की वैल्यू क्या देखी हमने, 0।
द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज बिल्स पेबल। नाम याद रखो, ये अभी हमको आगे सारे सम्स में यूज करने पड़ेंगे। ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल। क्यों? तो उसको उसका पैसा देना पड़ने वाला। एंड पेई कौन है? तो जिसको पेमेंट मिलेगा ड्यू डेट पे। ओके, जिसको ड्यू डेट पे पेमेंट मिलेगा। प्रोमिसरी नोट में सिर्फ दो ही होते हैं, प्रोमिसर, प्रोमिसी, तीसरी पार्टी का विषय ही नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज, लेकिन भाई लोग प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज? सिर्फ 2 पार्टीज। याद रखने का, ये कंफ्यूजन कभी मत करो। प्रोमिसरी नोट में प्रोमिसर और प्रोमिसी। सर ऐसा क्यों? मैं आपको बता, देखो, ए क्रेडिटर है, बी डेटर है, ए को सी को पैसा देना है। तो जब ए बी पे बिल ड्रॉ करेगा, ए नोज कि उसको सी को पैसा देना है, तो ए बोल सकता है बी को कि प्लीज आप ये पैसा सी को दे दो, ऐसा बोल सकता है, क्योंकि ए नोज कि उसे सी को पैसा देना है, तो पेई मालूम रहेगा, तो ए कैन से पेड टू सी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में पेई आ सकता है शुरुआत से, बट प्रोमिसरी नोट का गफला समझ के लो आप। प्रोमिसरी नोट में क्या होने वाला है? प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? डेटर बनाता है क्रेडिटर को। अब डेटर को क्या सपना पड़ेगा कि ए हैज टू मेक पेमेंट टू सी? डेटर को थोड़ी मालूम है कि भाई क्रेडिटर को किसको किसको पैसे देने के, मालूम ही नहीं रहने वाला। तो ही विल ऑलवेज मेक अ बिल, ही विल ऑलवेज मेक अ प्रॉमिस विच इज पेएबल ओनली टू द क्रेडिटर। फिर क्रेडिटर उसको आगे एंडोर्स करे तो वो उसका हेडेक है। बी विल नेवर नो, समझो, बी विल नेवर नो कि ए हैज टू मेक पेमेंट टू सी ऑल्सो। तो इसीलिए बी विल ऑलवेज मेक अ प्रॉमिसरी नोट विच इज पेएबल टू ए। पेई का नाम बिल में नहीं होगा, पेई का नाम प्रॉमिसरी नोट में नहीं होगा। सो जो प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करता है वो प्रॉमिसर, ओके, ये है डेटर, ये डेटर है, इसको प्रॉमिसर बोलते हैं, ओके। और ये क्रेडिटर है जिसके फेवर में प्रॉमिसरी नोट बनी, इसको प्रॉमिसी बोलते हैं, ओके। या ड्रॉवर इज द क्रेडिटर, ड्रॉई इज द डेटर, यहाँ उल्टा है। Now contents of a bill of exchange or a format of a bill of exchange। bill of exchange में क्या क्या चीज़ें आती है तो ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले क्या क्या आती है, मैं कंटेंट आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। डेट, काय का डेट? तो जिस दिन बिल बना, डेट ऑफ ड्रॉइंग, ओके, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल, डेट व्हेन द बिल हैज बीन ड्रॉन, ये एक आती है। फिर टर्म, कितने पीरियड का बिल बना, 90 दिन, 60 दिन, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 9 महीना, कितना। सो टर्म ऑफ द बिल, टर्म इज द पीरियड ऑफ द बिल, ओके। मंथ्स और डेज, जो भी होगा, जितने दिन का उधार दिया है। फिर अमाउंट, हमने देखा ना, स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए, स्पेसिफिक मनी क्लियर होना चाहिए, ओके। तो अब ये जो अमाउंट होगा, ये स्टैंप एक्ट के अंडर स्टैंप लगेगा, उसके नीचे स्पेसिफाई होगा। ये वर्ड्स में भी होगा, फिगर्स में भी होगा, ओके। ये वर्ड्स में भी होगा और फिगर्स में भी होगा, ये याद रखो। फिर स्टैंप, आपको स्टैंप लगाना जरूरी है, क्योंकि ओके, ये स्टैंप कौन सा है? रेवेन्यू स्टैंप, ओके। पोस्ट वाला स्टैंप नहीं, टेंशन मत लो, वो आपको किसी को पोस्ट करने के लिए स्टैंप नहीं लगाना है। आपको कौन सा स्टैंप लगाना है? आपको रेवेन्यू स्टैंप लगाना है। रेवेन्यू स्टैंप क्यों? क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट, उसकी वैलिडिटी रेवेन्यू स्टैंप लगाए बिना नहीं आएगी, ओके। और क्यों, कौन सा एक्ट के अंडर? इंडियन स्टैंप एक्ट 1889। अब पार्टीज कितनी? ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, इनके एड्रेसेस भी डालने हैं और एंड में लिखना है फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब ओके, ये फॉर वैल्यू रिसीव्ड का मतलब क्या है कि अब वापस एक बार वापस आता है। ए बी को मैंने बोला भाई गुड्स बेचे ना उधार पे, उसके बदले में बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, उसके बदले में। सो ये इसको बोला जाता है कंसीडरेशन, ओके। दिस इज कंसीडरेशन, एक प्रॉमिस के बदले में दूसरी प्रॉमिस। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या कि ये जो प्रॉमिस बी दे रहा है उसके बदले में बी को कुछ मिला है ना? हाँ मिला है, इसीलिए तो वो प्रॉमिस दे रहा है। तो ये होना चाहिए, देयर हैज टू बी, यानी ए से बी को कुछ मिला होना चाहिए, उसके बदले में बी से ए को कुछ मिलेगा। बदले में कुछ मिला या नहीं मिला, ये होता है कंसिडरेशन।
और ये ड्रॉई को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई मुझे बदले में कुछ मिला है, और वो कुछ गुड्स है, उधार है, जो भी होगा। ओके, अगर कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है? ड्रॉई अगर बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक बिल सिर्फ एक ड्राफ्ट होगा। क्या रहेगा? इट विल बी ओनली अ ड्राफ्ट। इसकी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि भाई जिसको पैसा देना है वही अग्री नहीं कर रहा, तो आपको थोड़ी पैसा मिलने वाला है। तो ड्रॉई जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और ओके एक्सेप्ट करना मतलब क्या, तो ऐसा एक्सेप्टेड लिखता है वो वर्ड्स बिल ऑफ एक्सचेंज पे, एक्सेप्टेड, और उसके नीचे साइन करता है। ओके, तो ये जो है एक्ट डेफिनेशन में है। सो व्हेन ड्रॉई साइंस विथ हिज नेम अलोंग विद द डेट अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल विद द वर्ड्स एक्सेप्टेड, यानी बिल पे लिखता है, वो अपना नाम भी लिखता है, साइन करता है, डेट भी लिखता है, एक्सेप्टेड लिखता है। सो दिस एक्ट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। और जब तक वो बिल एक्सेप्ट नहीं करता उसको पैसे भरने की गरज नहीं है। आफ्टर एक्सेप्टेंस द ड्राफ्ट बिकम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब ये स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, देखो ये कैसे दिखता है। मैं आपको ये पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज ना अब भी ड्रॉ करके बताने वाला हूं। हम लोग एक सम लेंगे और वो सम लेके हम पूरा एक बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे दिए हैं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए रहने देता हूँ। आई विल टेक अ सम, ढंग से एक सम लेते चलो। हरभजन सिंह, हैंड राइटिंग प्लीज समझ के लेना, लैपटॉप पे लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी गंदी आती है। हरभजन सिंह हरी अपार्टमेंट हरिद्वार ने गुड्स बेचे किसे? गुरमीत सिंह को। सोल्ड गुड्स, ओके, ऑब्वियसली ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुरमीत सिंह गुरुजी सोसाइटी कहाँ का ले इसको, हम लोग इसको ले लेते हैं अपन, लेटेस्ट से गोवा। तो ये इसने गुड्स बेचे उधार पे, तो अब मेरे को बोलो बिल कौन ड्रॉ करेगा? तो हरभजन सिंह क्रेडिटर बन गया, तो बिल ड्रॉ करेगा हरभजन सिंह। तो ये ड्रॉवर, ये डेटर है, तो ये ड्रॉई। तो हरभजन सिंह भाई ने बिल ड्रॉ किया है से 1 अप्रैल 2020 को, और ये गुरमीत सिंह भाई ने इसको एक्सेप्ट किया है 5 अप्रैल 2020 को। ये बिल का पीरियड है समझो 90 दिन, और बिल की अमाउंट है 10,000। बिल का पीरियड है 90 दिन, 90 दिन बाद पैसे देने हैं, और बिल की अमाउंट है 10,000। अब ये बिल ड्रॉ कैसे होगा? तो पहली चीज़ याद रखो, बिल के लिए ये फॉर्मेट ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई एम ट्राइंग टू फिट इट। आप लोग ना मेरी भावनाओं को समझो प्लीज़, ड्रॉ करना इतना ईजी नहीं है। लैपटॉप पे इट बिकम्स अ बिट ट्रिकी टू ड्रॉ। ये एक बॉक्स आपको कंपल्सरीली बनाना पड़ेगा। ये बॉक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे हम लोग सम को आगे लेके जाएंगे हम ये बॉक्स वैसा आगे और कंटिन्यू करेंगे। हमेशा याद रखो, अभी मैं ये शुरू करने के पहले ही आपको बता देता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनेगा तो उसमें एक इमेजिनरी लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन सॉरी एक इमेजिनरी लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन आपको छोड़नी है। सर इमेजिनरी मार्जिन क्यों छोड़नी? इसी में एक आपको ना ऐसे ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, ध्यान से सुनो, आपको ये मार्जिन ड्रॉ नहीं करनी है। आपको बस याद रखना है कि भाई आपको ये इस तरफ नहीं आना है, ये मार्जिन के
ये ड्रॉ करनी नहीं है, मैं आपको बस एक इमेजिनरी लाइन है ये बता रहा हूँ। क्यों? मेरे को एक बात बताओ, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें मार्जिन छोड़ी जाती है हमेशा। ये मार्जिन पंचिंग के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए काम में आती है। तो हर लीगल डॉक्यूमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में एक 2 फिंगर्स 3 फिंगर्स का मार्जिन छोड़ना ज़रूरी है। ओके, एक ही कलर के पेन से आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओगे। तो पहले तो हेडिंग आएगा इसका बिल ऑफ एक्सचेंज, कैपिटल में लिख लिया हमने, ये अंडरलाइन भी कर देना। ओके, थोड़ा अच्छा बनाना, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा गंदा दिख सकता है, प्लीज आप वैसा मत बनाओ, आप अच्छा बनाओ। ओके, स्केल का यूज करें, कृपया स्केल का प्रॉपर यूज करें। ये देखो, अब आपको ये मार्जिन का मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम डाउन टू दिस फॉर्मेट गिवन टू यू। अगर आप देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ से ये जो है, ये देखो, ये एक इमेजिनरी मार्जिन छोड़ा गया है। ओके, सो ये मार्जिन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ये कैसे करेंगे ना, आप फाइलिंग कैसे करेंगे? ये है स्टैम्प। ओके, बिल की अमाउंट कितनी थी फिगर्स में? 10,000 रुपये, तो ये यहाँ पे आएगा। ओके, रुपीज़ की साइन लिख लेंगे हम लोग। एक बात और याद रखनी है आपको, रुपीज़ 10,000 अमाउंट लिखा ना, उसके बाद ये आड़ी लाइन और डंडी। सर ऐसा क्यों? आपको मालूम होगा ना सबको, नहीं तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकता है कोई, इसीलिए नहीं लिखना। अब राइट हैंड साइड कॉर्नर में लेटर्स, अगर आपने फॉर्मल लेटर्स लिखे होंगे तो राइट हैंड साइड कॉर्नर में ड्रॉवर का नाम आएगा। कौन ड्रॉ कर रहा है? ये हरभजन सिंह, कॉमा हरी अपार्टमेंट, कॉमा हरिद्वार, फुल स्टॉप। सी आई हैव बीन वेरी स्पेसिफिक, मैं 4 बार बोल रहा हूँ। देखो ये कॉमा, यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, यहाँ फुल स्टॉप है। ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में था ना। और एक और बात अगर आप ध्यान से देखो, तो देखो मैं कुछ चीज़ें एक ही बार बता सकूँगा, बार बार नहीं, तो आप सबने ध्यान देना है। सी ये सारे एच एक के नीचे एक आए, राइट, गेटिंग द पॉइंट। ये देखो आप, सर ऐसा, तो यही तो आप फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ना ये, तो आपको एक के नीचे एक लिखना ज़रूरी है। आप किधर भी ऐसा घुमा नहीं सकते। अगर आपको ढंग के मार्क्स चाहिए, 5 मार्क को फॉर्मेट आता है, अगर आपको ढंग के मार्क्स चाहिए तो आपको एक के नीचे एक लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आएगी नीचे डेट। ये डेट कौन सी आएगी? जब ये बिल ड्रॉ किया है, तो बिल की ड्राइंग की डेट, जो फॉर्मेट में डेट दी होगी वो फॉर्मेट में आपको लिखना है। यहाँ ऐसी दी है 1/4/2020 फुल स्टॉप। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता 1 अप्रैल क्वेश्चन में, तो मैं ऐसी डेट लिखता। क्वेश्चन में जैसा दिया गया है वैसा डेट लिखो, ज़्यादा अच्छा। ओके, गलत नहीं मिलेगा, बट सी यू नीड टू फॉलो द क्वेश्चन प्रॉपरली, राइट। क्वेश्चन में अगर भाई ऐसा दिया है तो आप ऐसा ही लिखो। फिर ध्यान से सुनो, अब आपका आ गया, ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब आ गया मेन बॉडी ऑफ द बिल। अब मेन बिल बनेगा। तो अब जब आप मेन बॉडी बिल की बनाओगे तो क्या चीज़ याद रखनी? तो सबसे पहले आपको स्कूल में याद होगा, पैराग्राफ के लिए मार्जिन छोड़नी है। ओके, पैराग्राफ के लिए मार्जिन याद है ना, हम छोड़ते थे, तो 2 उंगलियों की मार्जिन छोड़ देनी। अब जगह कैसे छोड़नी ये बताता हूँ। ड्रॉ किया, वहाँ से एक लाइन छोड़नी है, ये दिस एक लाइन, उसके बाद एक लाइन, अब यहाँ से 2 लाइन छोड़ो। ओके, 1 1 1 1 और यहाँ पे 2 लाइन छोड़ो। सर ये सब इंस्ट्रक्शन तो फिर दिखेगा ढंग का ना, नहीं तो गंदा दिखेगा, तो ये याद रखो। डेट के बाद 2 लाइन कम से कम, फिर मार्जिन छोड़नी है, ये जो है ये 2 उंगलियों की मार्जिन छोड़नी है, 2 उंगलियों की। ओके, अब आ गया मेन बॉडी ऑफ द बिल। आपको क्या बोला, कितना पीरियड दिया है? 90 डेज। तो आप यहाँ लिखोगे 90 डेज।
आप 90 डेज भी लिख सकते हो, मंथ्स होता तो 3 मंथ 6 मंथ जो भी पीरियड होता है, यहाँ पीरियड पहले आएगा तो 90 डेज आफ्टर दिस डेट पे। अब सी ये तो ड्रॉअर लिख रहा है ना, हरभजन सिंह लिख रहा है, तो वो क्या लिख रहा है भाई, 90 दिन बाद पे। अब ये यहाँ पे आ जाएंगे हम वापस, पे टू मी और माय ऑर्डर। एक तो मुझे पे करो या तो मैं जिसे बोलूंगा उसे पे करो। द सम ऑफ रुपीज, पूरा लिखा RUPEES, रुपीज कितने थे, 10,000, 10,000 ओनली, ओनली लिखना भी इंपॉर्टेंट है, फॉर द ओनली कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इतना सब आएगा। ओके, मैं कुछ कुछ चीज़ें अंडरलाइन करके आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या याद से लिखना है। देखो आपको, या इवन आप ड्रॉ करोगे तब अंडरलाइन करोगे ना पेंसिल से तो भी चलेगा। ये देखो, ये पीरियड अंडरलाइन करना, ओके, और अमाउंट अंडरलाइन करना। पेई का नाम होगा तो पेई का नाम भी अंडरलाइन करना, पेंसिल से करो कोई दिक्कत नहीं। ओके, पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, वैल्यू रिसीव्ड ये फुल स्टॉप उसके बाद। अब इसके बाद फिर से 2 लाइंस छोड़नी है, यहाँ पे फिर से 2 लाइन, कम से कम 2 नहीं 4 छोड़े तो भी चलेगा, आपको पूरा पेज यूज करना है। 2-4 लाइन जितनी आपको छोड़नी है, पेज आपको पूरा यूज करना है, ये याद रख के आप लाइन्स छोड़ो। अब ये ड्रॉई का नाम आएगा यहाँ पे, 2, कौन है भाई ड्रॉई, हमने किसको बनाया था, गुरमीत सिंह, गुरुजी सोसाइटी गोवा, 2। अब ये देखो आप, ये जो इमेजिनरी मार्जिन है उसको लग के गुरमीत सिंह गुरुजी सोसाइटी या अपार्टमेंट जो भी था गोवा, अपार्टमेंट था कि सोसाइटी था, सोसाइटी था गोवा, कॉमा, देखो ये आपको वापस कॉमा 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 फुल स्टॉप, बी केयरफुल विद दिस। ओके, अब इसको कैसे बनाना है, अब यहाँ पे आएगा SD साइंड, बनाने वाला कौन है, SD साइंड, साइंड ओके, सिग्नेचर ऑफ, तो कौन बनाने वाला है ये, हरभजन सिंह, तो सिग्नेचर ऑफ हरभजन सिंह, तो ये आ गया। अब ये जाएगा गुरमीत सिंह के पास। अब मैं ये मुद्दाम से रेड में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझे ये कितना इंपॉर्टेंट है। गुरमीत सिंह ने क्या करना है, जैसे ही आया उसके पास उसने डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक्सेप्टेड लिखना है। ओके, अब आप इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे, आप पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर लेंगे याद से। ओके, एक्सेप्टेड अंडरलाइन, फिर आएगा नीचे साइन गुरमीत सिंह, एक्सेप्टेड इंपॉर्टेंट है इसीलिए, फिर यहाँ फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप कॉमा पे ध्यान देना है। और डेट क्या है, कब एक्सेप्ट किया बंदे ने, 5 अप्रैल को एक्सेप्ट किया, 5/4/2020। कुछ लोग बोलते सर ऐसा डायरेक्ट डेट लिखो क्या, आप ऐसा डायरेक्ट डेट लिखो, कुछ लोगों को ऐसा लगता सर ऐसा नहीं लिखने का, मतलब ठीक है आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे डेट, फिर आप यहाँ लिखोगे 5/4/2020, जो भी आपको सही लगे कोई दिक्कत नहीं। और अब हमको ये पूरा बॉक्स कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, हमने बॉक्स पूरा ड्रॉ नहीं किया था ना, ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से। ओके, अगर आप सही ड्रॉ नहीं करते तो इम्प्रेशन गलत जाएगा और 5 मार्क को ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ओके, फॉर्मेट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, परफेक्ट फॉर्मेट ड्रॉ करो, जितना परफेक्ट ड्रॉ करोगे। और सी, इसी को तो ड्राइंग बोला गया, ऐसी बिल ऑफ एक्सचेंज को राइटिंग नहीं बोला गया, क्या बोला गया, ड्राइंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ड्राइंग क्यों, क्योंकि इतनी उसमें कलाकारी है।
राइट, मजाक नहीं है, आपने देखा अभी कितना सारा परफेक्शन उसको लगता है बनाने को। ये याद रखो, अभी आपको ये देखो मैंने ये बना के दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको समझने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में थी ये एक इमेजिनरी मार्जिन है, ओके। आपको ड्रॉ नहीं करनी, और अगर आपने गलती से ड्रॉ कर ली है तो ये बाद में आपको करना पड़ेगा, ओके। फिर देखो अभी जैसे मेरे साथ हुआ कि भाई उड़ गया, तो ये हो सकता है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहे। तो इमेजिनरी मार्जिन ड्रॉ किया, अब देखो कितना मस्त दिखता है पूरा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से ये देखो ये पूरा ये मार्जिन दिख रही है ना आपको, दिस लुक्स गुड, राइट। सो ये ज़रूरी है। तो ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, ये नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज है। कैसे ड्रॉ करना मैंने आपको पूरा, कितनी लाइंस छोड़नी, क्या छोड़नी, ये बता दिया। हैव अ लुक एट इट, कोई डाउट रहेगा तो बिंदास आप पूछ सकते हो। दिस इज अ इजी थिंग, बहुत अवघड़ नहीं है, ओके। चलो लेट्स गो बैक। हम लोगों ने ये कलाकारी बिन काम की करके रखी, कर गरज नहीं है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस लिए है और अलग अलग टाइप्स के बिल्स भी लिए हुए हैं, तो हम ये सारे टाइप्स के बिल्स सीखेंगे, ओके। एक एक करके आज ही हम ये सारे, ये वीडियो में ही हम सारे बिल्स ले लेते हैं। तो अब बिल एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे हमने देखा कि भाई जब ड्रॉई पे बिल ड्रॉ करेगा, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करके वापस देगा। अगर ड्रॉई बिल को एज इट इज एक्सेप्ट करता है, कोई चेंजेस नहीं, तो इसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी चेंजेस और कंडीशन, तो इसको जनरल एक्सेप्टेंस बोलते हैं। यही मोस्टली होता है, लेकिन कुछ ड्रॉई शायद ड्रॉवर से किसी पॉइंट पे अग्री ना करे, तो अगर वो किसी पॉइंट पे अग्री नहीं करते तो वो पॉइंट पे वो कंडीशन डाल देते हैं, तो इसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। इसको सर्टन क्वालिफिकेशन और कंडीशन, तो इसको क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। तो समझो ड्रॉवर ने बोला भाई 6 महीने में पैसा देना, ओके, बिल पे लिखा 6 months आफ्टर दिस डेट। ड्रॉई बोलता नहीं यार, अपना तो 6 महीने नहीं 8 महीने की बात हुई थी, तो ही इज़ नॉट अग्रीइंग ऑन द टाइम पीरियड। तो ऐसे अगर किसी पॉइंट पे वो अग्री नहीं करते तो वो बिल में ही लिख देते, एक्सेप्ट करते वक्त ही लिख देंगे कि भाई ये सही नहीं है, ये सही है। तो दैट इज नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अब क्वालिफिकेशन किस चीज़ के लिए हो सकता है? टाइम। जैसे मैंने बोला ड्रॉवर ने 6 महीने का बिल बनाया, ड्रॉई बोलता 6 नहीं यार 8 महीने होना चाहिए, चलेगा। प्लेस, कि अगर ड्रॉई बोलता है कि नहीं यार आप, मैं नहीं तेरे यहाँ तक आऊँगा, तू मेरे यहाँ पे आ जा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रॉवर और ड्रॉवर रहता है मुंबई में और ड्रॉई रहता है पुणे में, तो ड्रॉई बोल सकता है, कंडीशन डाल सकते हैं, भाई तेरे को पुणे में आना पड़ेगा पैसा लेने, ठीक है। अगर वो कंडीशन डाल रहा तो वो सुननी पड़ेगी, ओके। एक और चीज़ आती है, कहीं पे बच्चे सवाल पूछते सर ड्रॉइंग ने कंडीशन डाल दिया, ड्रॉवर को अगर वो कंडीशन से अग्रीड नहीं है ड्रॉवर, तो क्या? तो ड्रॉवर ने एक काम करना, वो बिल वापस लेना, फाड़ देना, नया बिल बनाना, ड्रॉई से डिस्कस करना, और जो कंडीशन ड्रॉवर ड्रॉई अग्री करेंगे उस हिसाब से वो बिल बनाना, सिंपल, ओके। एंड क्वालिफिकेशन एज टू अमाउंट, कहीं अगर बिल की अमाउंट में दिक्कत है, ड्रॉवर फेल्स, नहीं यार ये जैसे समझो 10,000 का बिल ड्रॉ किया और ड्रॉई बोलता नहीं यार 10 का नहीं 8 का ही होना चाहिए था, तूने डिस्काउंट ही नहीं पकड़ा, तो वो अमाउंट में क्वालिफिकेशन डाल सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन एज टू प्लेस, टाइम, अमाउंट। फिर क्वालिफिकेशन एज टू पार्टी भी होता है। सर पार्टी मतलब क्या? ड्रॉवर ने बिल में पेई का नाम लिखा, ड्रॉवर ने बिल में पेई का नाम लिखा है, ड्रॉई बोलता मेरी इससे बनती नहीं, मैं नहीं जाऊँगा भाई इसको पैसे देने, हो सकता है। not ready to pay the amount to the payee named in the bill, and qualified as to a condition, कोई भी कंडीशन ड्रॉई डाल सकता है कि भाई एक काम करना कि पेमेंट देने मैं आ जाऊंगा, या तो पेमेंट लेने तू आ जाना, या तेरे ही हाथ में पेमेंट दूंगा, किसी और के हाथ में पैसा नहीं दूंगा, ये कंडीशन हो सकती है। तो कोई भी कंडीशन ड्रॉई डाल सकता है बिल में। तो हम लोग, चलो हम अभी सारे बिल्स एक बार, हमने एक ये देख लिया
ये बिल कैसा बनता है। अब मैं ना अगले बिल्स में ये पूरा बॉक्स नहीं ड्रॉ करूंगा, ये बॉक्स आपको ध्यान रखना है। हम अगला बिल भी लेते हैं। ओके चलो अब एक और सम ले लेते हैं, 2-3 सम हम ले लेंगे। तो मैं डायरेक्टली सम पूरा ढंग से लिख के ही देता हूँ आपको। ड्रॉअर है राघव शर्मा राम सदन नासिक। ड्रॉई है सीता आहूजा या अपार्टमेंट से सिन्नर। पेई है लक्ष्मण नायक लक्ष्मी विला। ये समझो है अहमदनगर के। अमाउंट ऑफ द बिल है 20,000। पीरियड है 3 महीने। डेट ऑफ बिल, बिल ड्रॉ किया है 8 मई 2019। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, DOB इज डेट ऑफ बिल, DO इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बिल एक्सेप्ट हुआ है 15 मई 2019। ओके अब ये बिल कैसे ड्रॉ होगा, मैं पूरा बॉक्स नहीं बनाने वाला हूँ, आपको सिर्फ ध्यान देना, फटाफट मैं बिल बना के बताऊंगा आपको। पहले तो हेडिंग आएगी बिल ऑफ एक्सचेंज, कैपिटल में जब तक हो सके तुरंत अंडरलाइन। इमेजिनरी मार्जिन का याद रखना है। ओके इमेजिनरी मार्जिन में मार्जिन को याद ध्यान में रख के स्टैम्प, उसी के नीचे तुरंत। ये आपको सब पेन से मतलब स्केल से ड्रॉ करना। सारे जो बॉक्सेस होंगे ये पेंसिल से ड्रॉ होंगे, पेंसिल एंड स्केल। ड्रॉअर का नाम क्या है, राघव शर्मा। राघव शर्मा राम सदन नासिक। बिल ड्रॉ किया था डेट 8 मई 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके फिर कितना पीरियड दिया है, 3 मंथ्स। सो 3 months after this date पे टू। अब नाम पेई का आएगा यहाँ पे। पेई कौन है, लक्ष्मण नायक लक्ष्मी विला अहमदनगर। पे टू लक्ष्मण नायक लक्ष्मी विला अहमदनगर। यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और हीज ऑर्डर, उसे भी तो आगे एंडोर्स करने का स्कोप देना है ना। और लक्ष्मण यानी लड़का था इसीलिए हिज, अगर लेडी का नाम होता पेई की जगह तो हर ऑर्डर आता। ये केयरफुल रहो, बहुत बार लेडी का नाम आता और अपन हिज लिख देते तो उसमें अपनी होशियारी दिख जाती है। तो और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 20,000 only for the value received। इसमें अंडरलाइन आपको किसे किसे करना है, पीरियड को करना है
ड्रॉअर पेई के पूरे नाम को करना है और अमाउंट को करना है। ओके, इतना आपको अंडरलाइन करना है। आप ये किस पे ड्रॉ कर रहे हो? टू सीता, क्या नाम था वो लेडी का? सीता आहूजा, सिया अपार्टमेंट, सिन्नर। टू सीता आहूजा, सिया अपार्टमेंट, सिन्नर, फुल स्टॉप। यहाँ पे आएगा साइंड, SD। साइंड किसका आएगा? ड्रॉवर जो है राघव शर्मा। ओके, तो यहाँ राघव भाऊ शर्मा का साइन आएगा, फुल स्टॉप। और इधर सेंटर में आएगा एक्सेप्टेड, साइन सीता आहूजा। ओके, और मैम ने एक्सेप्ट कब किया है ये बिल? 15/5 को, 15/5/2019। दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ बिल। ओके, इसका पूरा जो बॉक्स बनाना है वो आप बॉक्स घर पे बना लेना। सो दिस वुड बी योर बिल। यहाँ से पूरा एक प्रॉपर बॉक्स बन जाएगा। एनी डाउट? तो ये पेई के नाम के साथ का बिल था। ओके, अगर समझो इसी बिल में हम थोड़ा सा कंडीशन भी तुरंत इसी बिल में ले लेते। सी पहले आप एक काम करो, मैं 2 मिनट ये पेन फ्रीज करता हूँ। बॉक्स मैंने ड्रॉ नहीं किया, आपको पूरा बॉक्स ड्रॉ करना रहेगा। ओके, तो चलो मैं आपको फिर भी साइड मार्जिन तो ड्रॉ करके ही दे देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आपने आधा काम किया। इसके लिए नहीं, ये टाइम बहुत खा जाता है। अब बाकी की जो ऊपर और नीचे की लाइंस आया हो उतना तो आप खुद कर ही सकते हो। ओके, बाकी अभी आप ऊपर और नीचे की लाइंस आप ड्रॉ कर लेंगे। तो दिस इज योर बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर हम इसी में एक अज्यूम करते कि भाई इसमें कंडीशन डाली है, सीता मैम बोल रही नहीं यार तूने 20,000 का बिल भेजा है, मैं 20,000 के बिल से अग्री नहीं करती, मेरे को लगता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला मेरे को लगता है भाई 20 नहीं, अपना तो 15 का ही देना था। तो उन्होंने बोला मैं 15 ही देने वाली हूँ, मैं 20,000 नहीं देने वाली। तो अब क्या करेंगे, कैसे चेंज आता है देखो। एक्सेप्टेड के बाद ये जो नॉर्मल हम साइन करते हैं ना, ये, अरे यार काम कर, हाँ क्या कर रहा है ये, एक्सेप्टेड के बाद आप लिखोगे फॉर ₹15,000 ओनली, इसको भी अंडरलाइन, फिर नीचे आएगा सिग्नेचर ऑफ सीता आहूजा, और फिर उसके बाद आएगा फुल स्टॉप, और उसके बाद आएगी डेट। डेट क्या थी वापस एक बार याद कर लेते हैं। डेट थी 15/5, 15/5/2019। तो अगर आप देखो कहाँ है, देखो ये एक्सेप्टेड के तुरंत नीचे कंडीशनल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड के तुरंत नीचे। समझो अगर ये पीरियड के लिए होता, इसने 3 महीने बोला है, सीता बोलती नहीं यार 3 महीने गलत है, मैं 3 महीने के लिए अग्री नहीं करती, बिल का पीरियड तो होना चाहिए 6 महीने। तो कुछ नहीं, ये सेम रहेगा। एक्सेप्टेड जो था दैट विल रिमेन सेम। यहाँ पे एक्सेप्टेड फॉर 3 की जगह यहाँ लिख देंगे फॉर 6 मंथ्स। कंडीशन तुरंत एक्सेप्टेड के नीचे आ जाएगी। तो याद रखो कंडीशन तुरंत एक्सेप्टेड के नीचे। इज दिस क्लियर? समझ गया? चलो कोई दिक्कत नहीं ना? मेरे को लगता है अभी इससे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी आपका क्लियर हो गया। अब प्रॉमिसरी नोट का भी एक फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो अब प्रॉमिसरी नोट, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल सुजीत सुराणा संदीप सोसाइटी शहादा सोल्ड गुड्स। थोड़ा सा लिखने में क्यों गड़बड़ हो रही, गॉड नोस।
चलो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू किशन कासलीवाल, खोडेमाळा, नासिक। अब इसमें कौन किस पे बिल प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करेगा? तो देखो, प्रॉमिसरी नोट, देखो ये डेटर है, ये क्रेडिटर है, तो डेटर देगा प्रॉमिसरी नोट। ओके, डेटर देगा प्रॉमिसरी नोट, बाकी पूरा फॉर्मेट भी सेम रहेगा। ओके, सो डेटर विल गिव अ प्रॉमिसरी नोट। समझो अमाउंट ले लेते हैं 10,000, पीरियड ले लेते हैं 4 महीने, डेट ले लेंगे हम लोग 4/8/2019। अब प्रॉमिसरी नोट कैसे बनता है? वापस अब मैं ये पूरा ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको ये फॉर्मेट बता देता हूँ, फिर आप भले उसके आजू बाजू बॉक्स ड्रॉ कर लेना। सेंटर में हेडिंग आएगा प्रॉमिसरी नोट कैपिटल में, फिर स्टैम्प आएगा मार्जिन में, अमाउंट आएगी ₹10,000 बराबर। अब यहाँ पे नाम किसका आएगा? प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? क्रेडिटर बनाता है कि डेटर बनाता है? डेटर बनाता है, तो डेटर का नाम आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, डेटर का नाम आएगा किशन कासलीवाल, कॉमा खोडेमाळा, कॉमा नासिक, डेट कब बनाई है? 4/8/2019, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। पीरियड कितना था? 4 मंथ्स, 4 या तो FOR 4 months आफ्टर दिस डेट आई प्रॉमिस टू पे। अब यहाँ पे आपको पूरा प्रॉमिसी का नाम लिखना है, सुजीत सुराणा, सुजीत सुराणा, क्या नाम है इसका पूरा? संदीप सोसाइटी शहादा पे, सुजीत सुराणा, संदीप सोसाइटी शहादा, और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 only for the value received। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? देखो, आपने पीरियड अंडरलाइन करना है। यहाँ क्या बोला? आई प्रॉमिस, ध्यान रखो, आई प्रॉमिस टू पे, आई ऑर्डर नहीं है, आई प्रॉमिस टू पे। आपको यहाँ पे इस प्रॉमिसर के नाम को भी अंडरलाइन, प्रॉमिसी के नाम को भी अंडरलाइन करना है, सुजीत सुराणा, संदीप सोसाइटी शहादा, और हिज ऑर्डर सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अब ये टू किसका नाम आएगा यहाँ पे? टू वापिस भाई सुजीत को दे रहे हैं ना हम लोग, सुजीत सुराणा, संदीप सोसाइटी शहादा, साइन बनाने वाला कौन है? किशन कासलीवाल। इसमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, फिनिश्ड। ये इतना सा प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट है, इसमें एक्सेप्टेंस की गरज नहीं होती। ओके, चलो, तो अब आप यहाँ पे जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज इलस्ट्रेशंस में दिए गए हैं, आप सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करोगे। ओके, सारे विदाउट फेल, अपने आप से, किसी से कॉपी नहीं करना है, नोट्स में से, यानी टेक्स्ट बुक में से भी कॉपी नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे एक और बिल डिस्कस किया गया है, आफ्टर साइड बिल। सी, 3 तरीके के बिल है, ये आपको थियोरी में लेके चलता हूँ मैं।
इन्होंने तीनों टाइप के बिल डिस्कस किए नहीं किए मुझे नहीं मालूम। लेट्स हैव अ लुक एट इट। प्रॉमिसरी नोट भी दी है, ये देखो। एक होता है बिल पेएबल आफ्टर डेट, मैं पहले टाइप्स बताया तो फिर डिस्कस करते हैं। एक होता है बिल पेएबल आफ्टर साइट और एक होता है बिल पेएबल ऑन डिमांड। अब ये क्या होता है बिल पेएबल आफ्टर डेट आफ्टर साइट? चलो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज के 3 टाइप्स है, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट एंड ऑन डिमांड। ये 3 टाइप्स है। अब ये तीनों टाइप्स क्या है? सी, जब ड्रॉवर ड्रॉई पे बिल ड्रॉ करता है, वो जो डेट है उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल। अगर पीरियड ऑफ बिल वो तारीख से चालू होगा तो वो होगा आफ्टर डेट बिल। ड्रॉई जब एक्सेप्ट करके वापस देता है, ड्रॉई जब वो बिल एक्सेप्ट करके वापस देता है, जो वो डेट वहां पे लिखता है, वहां से अगर पीरियड गिनना शुरू होगा तो उसको बोलेंगे आफ्टर साइट बिल। हम ये पूरे कैलकुलेशन सीखेंगे, मैं सिर्फ अभी आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। और ऑन डिमांड बिल का मतलब होता है भाई जब ड्रॉवर मांगेगा तब पैसे देने हैं। ओके, बिल में कोई पीरियड नहीं लिखा होता। ऐसा बिल होता है, बिल्कुल होता है। एक एग्जांपल आप ले लो, आपके पास चेक जो आता है, कभी भी पैसा वो चेक आप बैंक में डाल सकते हो। भले ही अगर मेरे को आपने फीस का चेक दिया है समझो 1 अप्रैल का, मैं 20 अप्रैल को भी बैंक में डाल सकता हूँ, 1 मई को भी बैंक में डाल सकता हूँ। ओके, मैं कभी भी बैंक में डाल सकता हूँ, लेकिन उसमें उसकी खास बात है मैंने जब मांगा तब देना पड़ेगा। ओके, उसमें एक्स्ट्रा टाइम वगैरह कुछ नहीं मिलता, पीरियड कुछ नहीं मिलता। तो आफ्टर डेट और आफ्टर साइट और ऑन डिमांड बिल का फर्क क्या है? तो देखो, मैं एक बार ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आपको बता देता हूँ। अगर आफ्टर डेट बिल है ना, तो उसका जो 3 महीने कैलकुलेट होने वाले हैं ये सम के हिसाब से वो 8/5 से होंगे। अगर आफ्टर साइट बिल है तो उसके जो 3 महीने कैलकुलेट होने वाले वो 15/5 से होंगे। सो बिल में फर्क क्या आएगा? तो आप जो यहाँ पे लिखते हो ना आफ्टर दिस डेट, आफ्टर दिस डेट, इसकी जगह आप लिखोगे आफ्टर साइट, इतना ही फर्क आएगा। ओके, 3 मंथ्स आफ्टर दिस डेट की जगह 3 मंथ्स आफ्टर साइट पे टू लक्ष्मण नायक लक्ष्मी विला, बस इतना ही चेंज आएगा। ओके, इतना ही चेंज बिल ऑफ एक्सचेंज में आएगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट सच काइंड ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको दिया होगा। देखो आफ्टर साइट, ठीक है, तो ये याद रखना। तो आपको आफ्टर साइट में वो लिखना जरूरी है, आफ्टर साइट। ओके, और ऑन डिमांड बिल भी देख लेते हैं, यहाँ पे उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है ऑन डिमांड बिल। ऑन डिमांड बिल का मतलब है जब मांगा तब, तो उसकी केस में पीरियड नहीं होता, तो आपको सिर्फ लिखना ऑन डिमांड। 3 मंथ्स आफ्टर दिस डेट, 4 मंथ्स आफ्टर दिस डेट, वो नहीं लिखना है। यानी आपको ये जो था ना 3 मंथ्स, उसकी जगह आप लिखोगे सिर्फ ऑन डिमांड, और उसके बाद आ जाएगा पे टू मी, पे टू जो भी है, तो ऑन डिमांड पे टू लक्ष्मण नायक लक्ष्मी विला, बस। तो ये जो पहला पार्ट है वो निकल जाएगा। तो ऑन डिमांड जब मांगा तब देना पड़ेगा, आपको ऑप्शन नहीं है। क्लियर? सो दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज आपको ये वीडियो के बाद कितने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने हैं, कितने प्रॉमिसरी नोट, 6 इलस्ट्रेशन, 7 इलस्ट्रेशन है, ये सातों आपको प्रॉमिसरी नोट तक सातों के सातों ड्रॉ करने हैं। प्लस अगर आप ये टेक्स्ट बुक में नीचे जाओगे तो आपको एंड में ये चैप्टर के एंड में 4 या 5 फॉर्मेट्स और दिए गए हैं, तो वो चारों पांचों फॉर्मेट्स आपको ड्रॉ करना है। तो ये वीडियो के बाद आप तुरंत इनकी प्रैक्टिस करने वाले हो। तो आई होप ये वीडियो में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कैसे होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट की कंसेप्ट क्या है, ये सब समझ गया है। अगले वीडियो में हम लोग अब इसको और आगे कंसेप्ट को लेके जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखेंगे, क्या है, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखेंगे, टाइप सीखेंगे, टर्म सीखेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होता है ये सीखेंगे। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोग सम्स शुरू कर देंगे। तो ये चैप्टर को मैं सीरीज ऑफ वीडियोस में ब्रेक करूंगा और हर वीडियो में हम कुछ कुछ कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।